हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर अपन एक बार मिलता है वही संस्कार भारती डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अपन बात कर रहे थे अपने फिश कल्चर या एक्वा कल्चर पे। किस पे? एक्वा कल्चर पे। एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में अपन ने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि किस प्रकार से कैसी स्पीशीज होनी चाहिए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चरेबल फिश या फिशीज। यहां अपन ने पढ़ा था कि किस प्रकार के अपने पास स्पीशीज होनी चाहिए जो जिनका कल्चर अपन करते हो। तो अपन ने इसमें पढ़ा था कि एक तो कैसी होनी चाहिए, वो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो कैसे होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। उनमें जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट होने चाहिए, जो जिस स्पीशीज को अपन कल्चर कर रहे हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट होंगे, न्यूट्रिटिव एलिमेंट वो कितनी कैसे होने चाहिए, हाई श्रेणी में होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो क्वालिटी या क्वांटिटी है वो कैसे होनी चाहिए, क्वांटिटी हाई होनी चाहिए। किनकी क्वांटिटी हाई होनी चाहिए, उनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिटिव एलिमेंट की क्वांटिटी हाई होनी चाहिए। वो कम्युनिटीज शो करती हो, जैसे कि वो समुद्रों के अंदर के तालाबों, झीलों या नदियों के अंदर उनका कल्चर कर रहे होते हैं, तो उनके साथ जो अदर स्पीशीज पाई जाती है, कम्युनिटी विद अदर स्पीशीज ऑफ फिश। ठीक है, अदर स्पीशीज मछली की उधर दूसरी स्पीशीज, दूसरी जाति है, उनके साथ उनकी जो कम्युनिटी है वो कैसी होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं तो अपन ने देखा था कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव रेट फास्ट होना चाहिए, फास्ट। कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अगला जो था वो था उनमें जो नेचुरल फूड के साथ साथ वो कैसे फूड को भी एब्जॉर्ब करनी चाहिए, एंड आर्टिफिशियल फूड एक्सेप्टेड। ऐसी स्पीशीज जो नेचुरल फूड को तो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एक्सेप्ट करती है, साथ में आर्टिफिशियल फूड को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अंतिम जो था वो था उनमें डिजीज कैसे होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का एब्सेंट डिजीज या रोग या संक्रमण उनमें नहीं पाया जाना चाहिए। अब इसके आगे जो अपन पढ़ रहे थे वो क्या, जो टॉपिक अपन ने छोड़ा था वो था, अगला जो टॉपिक था वो था अपना टेक्निक्स ऑफ पिसिकल्चर या एक्वा कल्चर। तो किस प्रकार अपने पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उनका कल्चर कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला जो टेक्निक आती है वो आती है एग कलेक्शन। एग
कलेक्शन एंड हैचिंग। ठीक है, एग कलेक्शन एंड हैचिंग। अंडों का संग्रहण एवं स्फुटन। तो अंडों का संग्रहण अपन कहां से करेंगे? अपने पास फिशेज तो है ही नहीं, तो एग कहां से आएंगे? तो अपन देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, कौन सा मौसम? रेन सीजन जो होता है अपने पास, रेन सीजन के अंदर जो अपने पास रिवर या पॉन्ड्स या लेक्स जो भी होते हैं, उनका जो वाटर सोर्स होता है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। उसी टाइम पे रेन सीजन के अंदर ही जो फिशेज होती है उनका जो रिप्रोडक्टिव सीजन होता है वो किस टाइम पे होता है? रेन सीजन के टाइम पे। क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे पानी की जो मात्रा होती है, जो वाटर सोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फुलफिल हो जाते हैं, जिनमें आसानी से ये एग ब्रीडिंग करके एग देती है फिशेज। ठीक है, वहां से अपन क्या नेट के द्वारा इनको क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, किनको? एग को। और प्राइमरी या नेसेसरी पॉन्ड्स या नेसेसरी जो भी कल्चर पॉन्ड्स होते हैं अपने, उनके अंदर इनको क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। तो इनको एग्स को कहां से कल्चर करते हैं? रेन सीजन के अंदर जो अपने पास जो सोर्स होते हैं, जो सोर्स होते हैं, सोर्सेज जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सभी अपने पास क्या है? सोर्स है। इन सोर्स में से क्या करते हैं? नेट के माध्यम से अपन एग को कलेक्ट करते हैं और उनको कहां डालते हैं? नेसेसरी पॉन्ड्स में। नेसेसरी पॉन्ड्स का मतलब होता है कि प्राथमिक पॉन्ड या प्राथमिक तालाब जिसके अंदर इनको एग का स्फुटन होता है। क्या होता है? स्फुटन होता है, इनका हैचिंग होती है। हैचिंग के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री 24 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर होना चाहिए। पीएच जो होती है वो पीएच होनी चाहिए उनकी 7 से 8 पीएच होनी चाहिए। इस फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर इसमें एग में से क्या निकलते हैं? हैचिंग के द्वारा लार्वा बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? रेन सीजन के अंदर जो सोर्सेज होते हैं, पॉन्ड, लेक, रिवर, उनके अंदर पानी की जो मात्रा होती है वो हाई होती है। उस समय ही मछलियों का रिप्रोडक्शन रेट या रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग टाइम होता है। ब्रीडिंग टाइम के अंदर या तो उनके एग्स को अपन कलेक्ट करेंगे या उनके फीस अपन शीशु को कहते हैं, मछलियों की शीशु को क्या कहते हैं? फ्रीज। उनको नेट के द्वारा कलेक्ट करके नेसेसरी पॉन्ड में डालेंगे। नेसेसरी पॉन्ड के अंदर अगर अपन एग डालते हैं तो उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा 24 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, और पीएच जो होगा 7 से 8 पीएच उनका होना चाहिए। वहां पे हैचिंग क्रिया होगी, वहां से एग निकलेंगे। एग उनको निकलने के बाद उनका पालन पोषण किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। फिर उनमें आती है दूसरी टेक्निक्स। इसके बाद सेकंड टेक्निक्स आती है, और जो सेकंड टेक्निक्स जो होती है वो ये होती है अपने पास इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड स्पेविंग एंड आर्टिफिशियल ब्रीडिंग।
तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग या इंड्यूस स्पेविंग मैंने बताया था कि किस प्रकार से की जाती है। इंड्यूस्ड स्पेविंग का मतलब ये होता है कि उनके अंदर उनको इंड्यूड या इंड्यूस करके एक प्रोडक्शन करवाना ही क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड स्वेविंग कहलाता है। स्वेविंग इंड्यूस करके एक प्रोड्यूस करवाना, एक प्रोड्यूस करना, इंड्यूस होकर एग प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, स्पेविंग कहलाता है। स्पेविंग कहलाता है। अब ये क्यों किया जाता है, जैसे कि अपन बात करते हैं इंडियन स्पीसीज मेजर कॉर्प, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो स्पीसीज होती है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इसका क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। लेकिन इसकी एक जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो क्या है, ये नेचुरल रूप से एक वर्ष में सिर्फ एक बार क्या करती है, ब्रीडिंग करती है। एक बार में एक साल में एक बार ही ब्रीडिंग करती है, लेकिन इसको इंड्यूस करके इसकी ब्रीडिंग टाइम कितना कर दिया, 2 टाइम इसका इंड्यूस टाइम ब्रीडिंग टाइम कर दिया। वो कैसे किया गया इसके प्यूटरिटी ग्लैंड के द्वारा। तो इसकी जो प्यूटरिटी ग्लैंड होते हैं उनके अंदर जो हार्मोन्स की अभिव्यक्ति होती है उनको इंड्यूस किया जाता है, जिनके कारण इनमें स्वेनिंग करके एग प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। स्वेनिंग क्रिया की जाती है और उनकी जो इसके माध्यम से इनमें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो जाती है। जैसे कि अपने पास मेजर कॉर्प्स होती है, वो 1 ईयर के अंदर 1 टाइम क्या करती है, ब्रीडिंग करती है। लेकिन उनकी जो प्यूटरिटी ग्लैंड की हार्मोन्स अभिव्यक्ति होती है उनको चेंज कर देते हैं, जिसके कारण ये क्या करती है, एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। किस रूप से, आर्टिफिशियल माध्यम से इनकी जो हार्मोन्स की अभिव्यक्ति होती है उनको चेंज करने के बाद ये स्वेनिंग करती है। स्वेनिंग के बाद इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से इनके फीस बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़ा है टेक्निक्स ऑफ पिसिकल्चर या एक्वाकल्चर, इसके अंदर अपन कहते हैं जो सबसे पहले टेक्निक है वो क्या है, एग कलेक्शन एंड हैचिंग। तो एग कलेक्शन एंड हैचिंग की बात करते हैं तो एग कलेक्शन और हैचिंग के अंदर जो अपने पास रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं वो होते हैं रेन सीजन के अंदर पानी की जो मात्रा होती है, जो वो अपने पास सोर्स होते हैं एक्वाकल्चर के, उनकी जलाशय की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है। और उस टाइम पे वहां से एग या उनके फ्रीज कलेक्ट किए जाते हैं और उनको हैचिंग खड्डों के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर या फिर उनको डाला जाता है नेसेसरी पॉन्ड के अंदर। ठीक है, और वहां पे उनकी संपूर्ण देखभाल की जाती है और उनके ग्रोथ को क्या किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा कितना डेवलप हो चुका है, जिसमें से अपने पास जो है वो है चिल्का झील, चिल्का, गंगा, यमुना, गोदावरी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी लेक जो है वो नेसेसरी लेक के बेस पे कार्य करते हैं और यहाँ पे इनका एग का कलेक्शन किया जाता है संग्रहण के लिए। जो चिल्का झील, गंगा, यमुना, गोदावरी, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, ये जो सभी लेक है अपने, यहाँ से अपन एग कलेक्ट करते हैं और उनको हैचिंग खड्डों के अंदर, स्पुटर खड्डों के अंदर या नेसेसरी पॉइंट में इनको डाला जाता है, वहां पे इनमें हैचिंग करवाई जाती है। ठीक है, स्पुटर के करवाया जाता है और वहां पे इनकी देखभाल की जाती है। इसके बाद उनको उनमें क्या किया जाता है, इंड्यूस्ड स्वेलिंग की जाती है। ठीक
ठीक है। इंड्यूस स्वेलिंग क्यों? उनकी प्यूटरेटिव ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन्स की अभिव्यक्ति होती है उनको क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है, जिनके कारण उनमें स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग के बाद में उनमें ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग जैसे ही होती है उनको कहां डाल दिया जाता है? फिर हैचिंग हापा के अंदर डाल दिया जाता है। हैचिंग हापा के अंदर डाल दिया जाता है, ये नेसेसरी पॉइंट के अंदर डाल दिया जाता है। तो हैचिंग हापा जो अपना होता है, हैचिंग हापा एक रेक्टेंगुलर आयताकार होता है। ये अपनी जो सेकंड है, सेकंड टेक्निक कौन सी थी? सेकंड टेक्निक थी इंड्यूस्ड स्वेलिंग एंड, याद है आपको? आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ये तो है अपनी टेक्निक्स। इन टेक्निक्स के अंदर जैसे ही उनमें आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई जाती है उनको कहां डाल दिया जाता है? हैचिंग हापा के अंदर। हैचिंग हापा के अंदर डाल दिया जाता है। हैचिंग हापा एक रेक्टेंगुलर होता है जो कपड़े बांस का बना हुआ होता है। बांस के ऊपर कपड़ों का एक गठन गढ़ा हुआ होता है, उसके द्वारा ये बना हुआ होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है। और ये जहां जो अपने वाटर सोर्स होते हैं उनके अंदर इनको गाड़ दिया जाता है, जैसे कि नदी के किनारे हुए, इस टाइप का हैचिंग हापा होता है जिसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉर्नर पाए जाते हैं जो कपड़े के द्वारा गूंथे हुए होते हैं। इस टाइप का होता है जिसमें यहाँ पे मॉस्किटो नेट लगा हुआ होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, एग यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर आयताकार होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये पानी के किनारे, पानी का जो बहाव होता है उसके क्षेत्र पे ये संपर्क में होते हैं और वहां से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ठीक है, और एक समय आने पर इनमें हैचिंग क्रिया हो जाती है, स्फुटन क्रिया हो जाती है, जिस समय इनमें से लार्वा बाहर निकलते हैं, फ्रीज बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये हो गया हाचा, सॉरी हैचिंग हापा। हैचिंग हापा इस टाइप का होता है। ठीक है, हैचिंग हापा के बाद जो होता है वो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो स्टेबल होता है। स्टेबल जो होता है वो तो क्या होता है, इनके कोनों पे लकड़ी बांस के डंडे होते हैं जिनको गाड़ दिया जाता है, वहां पे कपड़े के द्वारा इनको गूंथ कर एक रेक्टेंगुलर बनाया जाता है। और एक होता है फ्लोटिंग।
फ्लोटिंग हापा, ये जो होता है ये क्या करता है, पानी के साथ पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। ये तैरता है जो पूरा किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का या बांस का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर कपड़े की गुथाई होती है, वह उसी पे क्या होते हैं अपने एक वहां पे रखे होते हैं। दूसरा होता है ब्रीडिंग हापा, ये तो हैचिंग हापा हो गया। अगला होता है ब्रीडिंग हापा। ब्रीडिंग हापा भी ऐसा ही होता है, ब्रीडिंग हापा भी बांस का बना होता है और उसपे भी वो भी उसका भी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और कपड़े का गुथा हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर ब्रीडिंग करवाई जाती है किसकी, फिशेज की, और ब्रीडिंग के बाद में जो फ्रीज होते हैं उनके, उनको उनमें से उन ब्रीडिंग हापा के दौरान उनमें उनको रखा जाता है और नेसेसरी पॉन्ड में उनको ले जाके डाल दिया जाता है। जो ब्रीडिंग हापा होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, ये इस हापा की जो सतह होती है वो पॉन्ड या रिवर की जो सतह होती है उसके टच नहीं होना चाहिए, और जो पानी की जो अपनी सरफेस होती है उससे कुछ हद तक आधे पानी में डूबे हुए होने चाहिए और आधे सरफेस से ऊपर निकले हुए होने चाहिए। इस टाइप के ये क्या होते हैं, ब्रीडिंग हापा बने हुए होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए अपनी टेक्निक्स दोनों, ठीक है, जिसके अंदर ब्रीडिंग हापा और हैचिंग हापा आ गया। अब आगे बात करते हैं अपन जो अपने हैचिंग हापा होते हैं, ठीक है। आगे जो बात करें अपन वो जो होते हैं हैचिंग हापा, इनके अंदर जो एग का जो कलेक्शन किया जाता है वो 1.5 लाख तक किया जा सकता है, 1.5 लाख एग्स का क्या किया जा सकता है, यहाँ पे कल्चर किया जा सकता है उनको, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 18 से 48 घंटे तक, 18 से 48 घंटे में इसका हैचिंग हो जाती है। हैचिंग के बाद इनमें लार्वा निकलते हैं जिनको फिंगरलिंग्स कहते हैं। फिंगरलिंग्स को फिर वहां से कलेक्ट करके, ये फिंगरलिंग्स जो होते हैं हापा के भीतरी भाग से निकलकर बाहर के भाग में आ जाते हैं। बाहरी भाग में आ जाने पर उनको कलेक्ट किया जाता है और नेसेसरी पॉन्ड या टैंक नेसेसरी में इनको डाल दिया जाता है। फिर यहाँ पे इनको कृत्रिम फूड और नेचुरल फूड अवेलेबल करवाया जाता है, जिनका और उनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। कहाँ पे, नेसेसरी पॉन्ड या प्राथमिक टैंक के अंदर इनको डाला जाता है, वहां पे इनका कल्चर किया जाता है। अब जो अगला आता है वो आता है अपना मत्स्य फॉर्म या फिश फॉर्म, हैचिंग हापा। अब इसको वापस पढ़ लो कि हैचिंग हापा जो अपना होता है, कौन सा, हैचिंग हापा, इसके अंदर 1.5 लाख तक अपने पास क्या है, इसमें एग कलेक्ट कर सकते हैं। और इन एग का जो कलेक्शन होता है, जो इनका स्फुटन या हैचिंग जो क्रिया होती है वो कितने घंटे बाद होती है, 18 से 48 घंटे, यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो 48 आवर के बाद इनमें क्या हो जाती है, हैचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, हैचिंग। और क्या निकलते हैं बाहर, फिंगर लाइंस बाहर निकलते हैं। इन फिंगर लाइंस बाहर निकलते ही क्या करते हैं, हैचिंग हापा के अंदरूनी भाग से, जहां पे क्या मॉस्किटो नेट था, उस मॉस्किटो नेट से ये क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद इन फिंगरलिंग्स को क्या कर लिया जाता है, वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है और टैंक नेसेसरी के अंदर उनमें उनको डाल दिया जाता है। टैंक नेसेसरी में उनको डाल दिया जाता है। वहां इनको आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है, आर्टिफिशियल फूड अवेलेबल करवाया जाता है, नेचुरल फूड वहां ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब जो इनका जो हैचिंग होती है उसके लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट कितना होता है, आपको याद है मैंने पिछले अभी बताया था कि उनका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वो होता है 24 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस, और उसका पीएच जो होता है किसका, पानी का, वो होना चाहिए 7 पीएच से 8 पीएच उसका पीएच होना चाहिए। इस फेवरेबल एनवायरनमेंट में
उनकी हैचिंग होती है और उनको कहाँ डाल दिया जाता है, टैंक नेसेसरी में डाल दिया जाता है, जहां आर्टिफिशियल फूड उनको दिया जाता है। आर्टिफिशियल फूड उनको अवेलेबल करवाया जाता है जो ग्रहण करके ये आसानी से ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ हो जाने के बाद अच्छे से इनको वहां से कलेक्ट करके बाहर मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, अब है फिश फार्म। फिश फार्म, फिश फार्म जो अपना होता है, तो फिश कल्चर के अंदर अपना आज जो अपन फिश कल्चर करते हैं फिश फार्म के अंदर, फिश फार्म जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, फिश कल्चर के लिए। और फिश कल्चर जो अपना है वो एक व्यावसायिक उपयोग या व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, फिश कल्चर करते हैं। ये अपना व्यवसाय बन चुका है। अब फिश कल्चर या फिश फार्म जो बनाते हैं वो भी कैसे, फिश के प्रति उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके लिए सूटेबल होना चाहिए, वही सभी बातें जो फिश के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाता है। तो फिश को जो प्रभावित करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपने कुछ टॉपिक्स इसमें बच गए हैं शायद। हैचिंग के अंदर हैचिंग हापा के अकॉर्डिंग जब अपन इसका क्या करते हैं, जो दूसरी टेक्निक थी अपनी इंड्यूस्ड स्विमिंग या आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, इसकी बात कर रहे थे। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इनको किस में डाल देते हैं, टैंक नेसेसरी में। टैंक नेसेसरी के अंदर जो इनके फिंगरलिंग्स होते हैं उनको डाला जाता है। उसके बाद में किसमें, इनमें तो इसकी देखभाल की जाती है, और इसके बाद में इसको डाला जाता है कहां पे, स्टॉक टैंक के अंदर, स्टॉकिंग टैंक के अंदर इनको डाला जाता है, स्टॉकिंग टैंक इनमें डाला जाता है। इनके अंदर डालकर इनको आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है। आर्टिफिशियल फूड के साथ साथ इनको गोबर, अमोनिया नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फर ये भी अवेलेबल करवाया जाता है, जिनके कारण ये आसानी से उसमें सर्वाइवल करते हैं और ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करने के बाद ये जब परिपक्व या मैच्योर अवस्था में हो जाते हैं, व्यवसाय या मार्केट में इनको क्या कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, अब जो अपन फिश फार्म की बात कर रहे हैं, तो फिश फार्म जो तैयार किया जाता है वो व्यवसाय के माध्यम से किया जाता है, व्यवसाय वो बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर जो इसको प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से है। पहला है टेम्परेचर। तो अगर अपन जो फिश फार्म बनाएंगे तो उसमें ऐसा बनाएंगे कि उसका जो टेम्परेचर हो वो कैसे कर सके, उसको अपन मेंटेन कर सके। अगला जो है प्रकाश, लाइट। अब जो अपने जो फिश फार्म के लिए जो अपन पॉन्ड बना रहे हैं, जो लेक्स बना रहे हैं, उनमें प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज अपन पाल रहे हैं। ऐसी स्पीशीज जो किसमें, जो खुद को एक या तो डार्क लाइट, डार्क एनवायरनमेंट में वो जीवित रहती हो या फिर रहती हो लाइट एनवायरनमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लाइट की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। अगला जो है वो है रेन। रेन कैसे कि अगर अपना पॉन्ड है उसके अंदर लगातार बारिश हो रही है और वो पॉन्ड ऐसा है कि वो उसमें से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जो अपनी फिश होगी उसके जो फिंगरलिंग्स होंगे वो क्या होंगे, इसके द्वारा बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा पॉन्ड होना चाहिए जो वर्षा के समय उनमें पानी का बहाव, जो जलाशय की जो वृद्धि है वो ज्यादा नहीं हो, या जितनी भी बारिश हो उसका पानी उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अपन आवश्यकता के अनुसार उसको खाली करते रहे। ठीक है, जलधाराएं अगला जो है वो रेन हो गया। फिर है वाटर फ्लो। वाटर करंट, जलधाराएं भी क्या करती है, जैसे कि अपना जो पॉन्ड है वो ऐसे क्षेत्र में बना हुआ है जहां
इधर से कोई ढलानी क्षेत्र पे बना हुआ है, ठीक है। अब इधर बारिश हो रही है जिसके कारण जलधाराएं बहती आ रही है, वो क्या कर रही है, सीधी किसमें गिर रही है, इस पॉन्ड में डल रही है, और इस पॉन्ड में डलने के कारण यहाँ से बहाव क्षेत्र ऐसा बनेगा इन वाटर करंट का कि यहाँ गिर के ये कैसे इधर की तरफ क्या करेगी, फ्लो करेगी। फ्लो करने के कारण जो यहाँ पे जो फिशील होगी वो क्या करेगी, इसके माध्यम से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जो फिश फॉर्म है अपना वो है अगला है आविलेता, जल की आविलेता। उसके अंदर कुछ कैसे किस प्रकार का है, वो लवणीय है, जलीय है या कठोर सॉरी लवणीय है या फ्रेश है, किस प्रकार का वो जल है वो भी। अब दूसरा है वाटर पोल्यूट एलिमेंट। पोल्यूट एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स जो वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट या पॉल्यूशन फैला रहे हो, वाटर पॉल्यूशन फैला रहे हो, ऐसे एलिमेंट को भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने पास जो पास में क्या है वाटर सोर्स है वो किस प्रकार का है, पॉल्यूटिव तो नहीं है, पोल्यूट तो नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार का जल प्रदूषण तो नहीं है, उसकी एल्किनिटी तो ज्यादा नहीं है, उसकी बेसिक नेचर तो ज्यादा नहीं है। इस प्रकार से उसको ये सब भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला जो आता है वो आता है उसकी पीएच। तो अपना जो वाटर है या वाटर सोर्स है उसकी पीएच कैसी है, एल्किनिटी है या एसिडिटी है। अगर एसिडिक होगी तो ज्यादा अम्लीय होगा और एल्किनिटी होता है ज्यादा सारी होगा। लेकिन अपने जो फिश है वो किस प्रकार की है, ये अपन जैसे कोई एक फिश नंबर ए ले रहे हैं, वो किसमें एल्गेलाइटिक एनवायरनमेंट में जीवित रह सकती है। तो ऐसी एलिमेंट अगर इसको अपन एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो इसकी ब्रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसे ही उसमें सर्वाइवल करेगी और अपनी प्रौढ़ अवस्था के बाद ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला जो है, लेकिन अगर इसको ये अपन ध्यान में रखेंगे कि जो अपनी ए स्पीशीज है वो एल्गेलाइटिक है या सारी प्रकृति की है, वो सारी प्रकृति की जल के अंदर सर्वाइवल करेगी, तो उसको उस प्रकार का जल क्या करेंगे अपन अवेलेबल करवा सकते हैं। अगला है जल की कठोरता। वही बात कर दी है कि अपन की एल्किनिटी कैसी है, एसिडिटी कैसी है, लवणता। जैसे कि अपने पास अगला है जल की लवणता। तो जल की लवणीय अपने पास वाटर जो है वो फ्रेश है या मेराइन है, ये भी अपन को ध्यान में रखना होगा जब हम फिश फॉर्म का निर्माण करेंगे। अगला जो है वो है जल में घुलित ऑक्सीजन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होती है वो यही बात ध्यान में रखनी होती है कि जो अपन फिश फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर जो अपन पानी यूज में लेंगे, जो वाटर यूज में लेंगे, उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है। तो अपने जो ध्यान में जो प्रभावित करने वाले कारक है फिश फॉर्म को, वो कौन कौन से है उसको मैं लिख देता हूं, आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। तापमान, प्रकाश, वर्षा, जलधाराएं, जल की आविलेयता, प्रदूषक तत्व, और क्या बताया मैंने, पीएच और जल की कठोरता। तापमान हो गया, प्रकाश, वर्षा हो गई, प्रकाश हो गई, वर्षा, जलधारा, जल की आविलेयता, प्रदूषक तत्व, पीएच, जल की कठोरता, साथ में ही है जल में कठोरता और रोग। हाँ, ये जो है
वो कौन सा है? रोग। अपन ने इसकी बात नहीं की, तो रोग कि मछलियों में होने वाले कौन कौन से रोग हैं उनको अपन को ध्यान में रखकर ऐसा निर्माण करेंगे कि किस एलिमेंट या कि कौन से एनवायरमेंट में उनको ज्यादा रोग होता है। क्योंकि अपन बात करते हैं जैसे अभी जो फीवर चल रहा है कोरोना वायरस, उसका जो स्टार्टिंग में जब बात आई थी कि ये जो इसका टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो अपन ने क्या सोचा था कि ये सर्दियों में होने वाला रोग है। ठीक है, तो ऐसा ही कैसे कई ऐसे रोग होते हैं जो सीजनल होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सर्दियों में होता है, जैसे अपन बात करते हैं जो अभी जो चल रहा है वो डेंगू या मलेरिया टाइप का बुखार चल रहा है, वो क्या होता है इसी सीजन में चलता है, रेन सीजन में। तो ऐसी टाइप के जो डिजीज होते हैं, फिशीज में भी ऐसी टाइप के सीजनल रोग होते हैं कि कौन से टाइप में कैसे हो सकते हैं। जैसे कि वहां पे पीएच के कारण कोई रोग हो सकता है, प्रदूषित तत्वों के कारण भी हो सकता है, जलधारा के द्वारा वो कैसे नष्ट हो सकती है, या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनमें रोग हो सकता है। तो इन रोगों का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही ये रोग भी क्या करते हैं, फिश फॉर्म को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला जो है अपना वो है प्रदूषक तत्व हो गया जल की कठोरता, लवणता कैसे कि अपने पास फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशीज है और उसको अपन लवणीय जल अवेलेबल करवा रहे हैं, तो वो भी क्या करेगी, ब्रीडिंग नहीं कर पाएगी और जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, ये सभी जो एलिमेंट है, ये जो सभी प्रकार है वो क्या करता है, फिश फॉर्म को क्या करता है, प्रभावित करते हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर फिश फॉर्म का निर्माण करना चाहिए। और फिश फॉर्म का जो निर्माण किया जाता है वो वैज्ञानिक उच्च जो इनकी जो नॉलेज जो रखता है, या अपन कह सकते फिश फॉर्म का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिकों और उच्च शिक्षित लोगों का क्या करते हैं अपन उनकी सहायता से इनका निर्माण करवाया जाता है। मत्स्य संवर्धन प्रोग्राम का संचालन एक जटिल कार्य होता है। ठीक है, जो इनका जो संवर्धन किया जाता है फिश संवर्धन का, वो प्रोग्राम एक जटिल होता है। उनका मैनेजमेंट करने के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा इनका क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, जिनमें इन सभी बातों का ध्यान में रखा जाता है कि जो अपना पॉन्ड बना है वो ढलान वाली स्थिति में नहीं होना चाहिए। पॉन्ड के अंदर जो सरफेस है जो उसके अंदर पथरीली मिट्टी या कंकर या बजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसी मिट्टी होगी, ऐसे सरफेस होगा तो उसके अंदर एग में हैचिंग नहीं हो पाएगी। वहां जो पेंदे के अंदर जो मिट्टी होनी चाहिए वो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। इन सभी का बातों का ध्यान रखा जाता है। उनकी भौतिक अवस्थाओं का ध्यान में रखा जाता है, रासायनिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनको बनाया जाता है। ऐसी जगहों पर उनको बनाया जाता है जो अपने पास फिश फॉर्म बनाया जाएगा वो ऐसी जगहों पर बनाया जाएगा जहां की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो। ठीक है, कम गुणवत्ता वाली मिट्टी में अगर वो फिश फॉर्म बनाएंगे तो उनमें जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट होंगे मिट्टी के अंदर वो कम होंगे, जिनके कारण जो फिशेज की जो डेवलपमेंट जो ग्रोथ होगी वो अच्छी नहीं होगी। ऐसी जगहों पर उनका निर्माण नहीं करना चाहिए जहां पे वर्षा का जल भरता हो या बहकर जाता हो, जैसे कि नदियों के भाव क्षेत्र में उनका निर्माण नहीं करना चाहिए। आदर्श फिश फॉर्म कुछ ढलान नुका वाली जगहों पर नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि अपन फिश का जो फॉर्म बना रहे हैं वो ढलान वाले क्षेत्रों में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब भी ढलान वाले क्षेत्रों में बनाएंगे तो क्या होगा, अपने को कम सरफेस उपलब्ध होगा। लेकिन जो आदर्श टाइप का जो अपन को बनाना चाहिए वो कैसे, ढलान युक्त घाटी में बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे ढलान युक्त घाटी कैसे, इस टाइप की कोई घाटी है तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, उसको फिश फॉर्म को जो फिश फॉर्म है उसको बनाया जा सकता है, जिसके दोनों तरफ उस घाटी की सरफेस आ गई और इधर से अपन ने कुछ भी वहां पे निर्माण कर दिया, जिसके कारण अपने पास छोटे छोटे पॉन्ड बन गए। ठीक है, जिनमें क्या होगा, जैसे कि कोई पानी बह के आ रहा है, ठीक है, तो वो पानी यहाँ पे आएगा और उसकी जो
गंदगी होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी और मछली अपनी ऊपर के ऊपर रह जाएगी। अब आता है मछलियों के उत्तम विकास के लिए निम्न प्रकार के ताल का निर्माण किया जाना चाहिए। अब जो इसके अंदर जो आता है फिश फॉर्म के अंदर, उसमें जो अपन बात करते हैं मछलियों के उत्तम विकास के लिए, उत्तम विकास कैसे, उनकी जो स्वस्थ हेल्थ टाइप में उसका विकास हो, उसके लिए अपन को अच्छे प्रकार के ताल का निर्माण करना चाहिए। ये मिटा देता हूं, है ना। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है अपना ब्रीडिंग पॉन्ड या प्रजनन ताल। फिश फॉर्म के अंदर जो पहले बनाया जाता है वो कौन सा है, प्रजनन ताल। ब्रीडिंग पॉन्ड, ब्रीडिंग पॉन्ड कौन से होते हैं, जिनमें फिशीज जो होती है वो क्या करती है, ब्रीडिंग करती है। तो जो ब्रीडिंग पॉन्ड होते हैं अपने, वो 2 टाइप के होते हैं ब्रीडिंग पॉन्ड। एक तो होता है नेचुरल पॉन्ड, कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल पॉन्ड, ये जो पॉन्ड होते हैं यहाँ पे जो फिशीज होती है वो नेचुरल टाइप, नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड, इनको कहते हैं नेचुरल ब्रीडिंग पॉन्ड। ये जो पॉन्ड होते हैं इनके अंदर फिशीज क्या करती है, नेचुरल रूप से क्या करती है, ब्रीडिंग करती है। ठीक है, अब ये जो बने हुए होते हैं वो नदी के किनारों के आसपास बने हुए होते हैं। इनके अंदर 3 प्रकार के पॉन्ड पाए जाते हैं। अब जो ये पॉन्ड होते हैं इनको बाथ कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें नेचुरल रूप से जो फिशीज होती है वो ब्रीडिंग करती है, जिनको बाथ कहते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ड्राई बाथ, ये जो ड्राई बाथ होता है ये वर्षा के समय तो भरे जाते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दूसरा होता है वेट बाथ, ये बांध जिसे कहते हैं। ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमेशा पूरे वर्ष क्या होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है पक्का बाथ। ये जो पक्का बाथ होता है ये भी पूरे वर्ष भरे हुए होते हैं, लेकिन इनमें से ये पक्के पूर्ण विकसित या पक्के रूप से बनाए जाते हैं, जिनको समय समय पर खाली किया जाता है। ये तो हो गए अपने नेचुरल ब्रीडिंग वाले पॉन्ड्स। दूसरा जो होता है वो होता है इंड्यूस ब्रीडिंग। इन पॉन्ड्स का भी निर्माण किया जाता है, जो भी ये भी नदी के आसपास होते हैं, और इनका जो निर्माण किया जाता है वो सभी वाटर करंट, रेन, पीएच, टेम्परेचर, एल्कलिनिटी, सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसके अंदर जो प्यूटरेटी ग्लैंड होती है उनके अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, HCG एंड DCH। ये जो दोनों हार्मोन्स है इनके अंत्य अवक्षेपण या इनके अंत्य स्त्रावण के कारण क्या होता है, इंड्यूस होता है, जिसके कारण इनमें स्वेनिंग होती है। क्या होती है, स्वेनिंग होती है। स्वेनिंग होने के कारण इनमें स्वेनिंग होकर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से इनमें किस प्रकार की हो रही है, इंड्यूस टाइप की स्वेलिंग हो रही है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इंड्यूस ब्रीडिंग पॉन्ड्स कहते हैं। आगे जो अपने पॉन्ड्स है वो अपने आगे पढ़ेंगे। अगला जो पॉन्ड आएगा वो आएगा अपना हैचिंग पॉन्ड। सेकेंड नंबर का पॉन्ड है वो है
हैचिंग पॉइंट। ये नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन, ठीक है।